नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री घोषणाओं के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र थराली, कर्णप्रयाग, केदारनाथ, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग संचालित कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को अहम दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाए। जन समस्याओं का समाधान राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। जनप्रतिनिधियों के साथ निरंतर समन्वय बनाए रखते हुए अधिकारी आमजन की समस्याओं का समाधान करें। उन्होंने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य और शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए। हेली एम्बुलेंस की समय पर उपलब्धता और दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर बनाने की दिशा में निरंतर कार्य किए जाए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान संबंधित विभागों के अधिकारियों को दिशा निर्देश सीएम ने दिए। पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया। समस्याओं का समाधान राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, ये सीएम धामी ने कहा है। आपको बता दें कि सीएम धामी ने सचिवालय में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। संबंधित विभागों के अधिकारियों को दिशा निर्देश सीएम धामी ने इस दौरान दिए। पर्वतीय क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया। समस्याओं का समाधान राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, ये सीएम धामी ने किया। सीएम धामी ने सचिवालय में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक करते हुए अधिकारियों को तमाम दिशा निर्देश दिए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश, सीएम धामी ने सचिवालय में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को क्या कुछ निर्देश उनके द्वारा दिए गए? मुख्यमंत्री घोषणाओं के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र थराली, कर्णप्रयाग, केदारनाथ, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग की समीक्षा की और इस दौरान अधिकारियों को दिशा निर्देश उन्होंने दिए हैं। ऐसे में उन्होंने राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के विशेष ध्यान देने के कहा है। विधायकों द्वारा अपने क्षेत्र की जिन समस्याओं को उठाया जाता है उनमें अधिकारियों को गंभीरता से लेते हुए प्राथमिकता के आधार पर काम करने के लिए कहा है। उसने कहा है कि सुनिश्चित किया जाए कि अनावश्यक विलंब किसी भी कार्य में ना हो, लगातार जो है कामकाज किया जाए, विकास कार्यों को गुणवत्ता और समयबद्ध विशेष ध्यान रखते हुए पूरा किया जाए। तो यानी कि चाहे स्वास्थ्य सेवा की बात हो, उसमें भी जो है उन्होंने कई हिदायत दी है। हेली एम्बुलेंस समय पर उपलब्ध हो, दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हो, एलपीजी गैस की आपूर्ति को लेकर जो है उन्होंने कहा है। इसके साथ साथ कहा है कि चारधाम में एलपीजी की आपूर्ति हो, वहाँ की व्यवस्थाएं हो, स्वास्थ्य सेवाएं हो, इन सभी पर ध्यान देना है। खासतौर पर उन्होंने कहा कि विधायक जो भी क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं वो अगर किसी प्रकार की कोई जानकारी देते हैं तो वहाँ पर जो है उस पर जो है कहीं ना कहीं कामकाज करने की आवश्यकता है, उसको नजरअंदाज नहीं करना है। जी योगेश, हमारे साथ जुड़ने और तमाम जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। प्रदेश में एलपीजी, पेट्रोल, डीजल और आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई को लेकर स्थिति पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग के अपर आयुक्त पीएस पांगती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि घरेलू एलपीजी गैस की आपूर्ति नियमित रूप से की जा रही है। अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों की जरूरतों को भी प्राथमिकता के साथ पूरा किया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य में पेट्रोल और डीजल की किसी तरह की कमी नहीं है और सप्लाई चेन सुचारू रूप से चल रही है। वहीं खाद्यान्न को लेकर भी स्थिति सामान्य बताते हुए कहा कि केंद्र सरकार के निर्देश अनुसार अप्रैल, मई और जून का राशन एक साथ वितरित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बीच में पैनिक बुकिंग की स्थिति जरूर बनी थी, लेकिन अब उसमें काफी कमी आई है और हालात सामान्य हो रहे हैं। साथ ही पीएनजी गैस के विस्तार पर जोर देते हुए कहा कि राज्य में 5 कंपनियां इस दिशा में काम कर रही हैं और लगातार नए कनेक्शन दिए जा रहे हैं। एलपीजी गैस के संबंध में जो घरेलू गैस है उस संबंध में कोई बहुत समस्या नहीं है। घरेलू गैस की लगभग हम आपूर्ति नियमित रूप से कर रहे हैं और इसके साथ ही जो हम हॉस्पिटल्स है, शैक्षणिक संस्थाएं हैं, उनकी जितनी भी मांग है उसकी नियमित रूप से आपूर्ति की जा रही है। डीजल और पेट्रोल की कोई भी कमी राज्य में बिल्कुल भी नहीं है, कोई पैनिक नहीं है, कहीं पर भी कोई पंप ड्राई आउट नहीं है और सामान्य रूप से डीजल पेट्रोल की आपूर्ति चल रही है। और चूँकि खाद्य विभाग भी हम देखते हैं तो उसमें ये कहना चाहूँगा कि खाद्यान्न की से परिवहन से संबंधित या उसके स्टॉक से संबंधित, वितरण से संबंधित कोई समस्या नहीं है। और इस अप्रैल माह में हम जैसा कि भारत सरकार ने निर्देश दिए हैं, 3 माह का जो खाद्यान्न है अप्रैल, मई और जून, वो तीनों महीनों का खाद्यान्न हम जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत में अंत्योदय और पीएचएच के राशन कार्ड धारकों को वो हम एक साथ अप्रैल के महीने में बांट रहे हैं।
डोईवाला में जनगणना एवं बीएलओ ड्यूटी को लेकर शिक्षकों में नाराजगी देखने को मिल रही है। प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष नरेंद्र सागर और जूनियर शिक्षक संघ के अध्यक्ष राजेश डोभाल के नेतृत्व में बड़ी संख्या में शिक्षक खंड विकास अधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी आपत्ति दर्ज कराई। शिक्षकों का कहना है कि अगर बड़ी संख्या में शिक्षकों को जनगणना कार्य में लगाया गया तो विद्यालयों में पठन पाठन पूरी तरह प्रभावित हो जाएगा, जिससे शिक्षा व्यवस्था चरमरा सकती है और छात्रों की पढ़ाई पर सीधा असर पड़ेगा। शिक्षकों ने ये भी आरोप लगाया कि एक ही शिक्षक की ड्यूटी बीडीओ कार्यालय और नगरपालिका प्रशासन दोनों जगह लग गई है, जिससे कार्य व्यवस्था में असंतुलन पैदा हो रहा है। शिक्षकों ने खंड विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर प्रशासन से व्यवस्था में सुधार की मांग की। जनगणना शुरू हो रही है भारत सरकार के निर्देश पर, और जो जनगणना के लिए ड्यूटी लगाई गई है खंड विकास अधिकारी कार्यालय से, बिल्कुल ऐसी लगाई गई कि स्कूल बंद कर दी गई। जहां 3 टीचर हैं, तीनों की लगा दी, 4 टीचर हैं, चारों की लगा दी। कहीं बीएलओ का काम कर रहे हैं टीचर, एक टीचर स्कूल में रहा, उसकी भी ड्यूटी लगा दी। तो हमारे में आक्रोश इस बात को लेकर के है कि अगर सारे जनगणना और निर्वाचन का काम महत्वपूर्ण काम है, लेकिन स्कूल तो बंद नहीं कर सकते ना। इसमें कतिपय विद्यालय बिल्कुल छोड़ दिए, दूसरे डिपार्टमेंट, रेशम विभाग है या कोई और विभाग है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, और डिपार्टमेंट की ड्यूटी नहीं लगी हुई है। केवल और केवल प्राथमिक शिक्षकों को की सूची इनके पास है और उनकी ड्यूटी लगा दी। क्या डिमांड किया? हमने ये कहा कि आप शिक्षा विभाग से दोबारा सूची मांगो, कम से कम 1 या 2 टीचर हमारे विद्यालय में रहनी चाहिए और बाकी जनगणना का काम भी है वो चलना चाहिए। जनगणना शुरू हो रही है भारत सरकार के निर्देश पर, और जो जनगणना के लिए ड्यूटी लगाई गई है खंड विकास अधिकारी कार्यालय से, बिल्कुल जो विद्यालय का मुखिया है, जो हमारे यहाँ जो हेड मास्टर है या प्रभारी प्रधानाध्यापक है, जब आप उसकी भी ड्यूटी लगा देंगे तो विद्यालय की व्यवस्था को कौन देगा? आजकल जो स्कूल चलो अभियान चल रहा है, प्रवेश उत्सव मनाया जा रहा है, टीसी हमने बच्चों को देनी है, नवीन प्रवेश होने हैं, तो छात्र संख्या कम हो जाएगी। दूसरा क्या, जनगणना किस लिए होती है? सरकार सेंसस करती है हर 10 साल 11 साल होते हैं, उसका तो उसके पीछे एक लक्ष्य होता है सरकार का, एक सरकार का एक एम होता है कि हम उस डाटा को इकट्ठा करके समाज के लिए या अन्य हित के लिए कार्य करेंगे। जब उन बच्चों को ही शिक्षा नहीं हम दे पाएंगे तो डाटा किस बात का इकट्ठा हो रहा है? और जब आपने डाटा इकट्ठा करना ही है तो शिक्षा विभाग को क्यों सौंपा हुआ है? शिक्षा विभाग के जो है प्राइमरी के टीचर्स को कितना लोड भी दे रखा है। व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं कि गलत हो रहा है ये। एक विद्यालय में 5 टीचर है, 5 की ड्यूटी लगा दी गई तो विद्यालय बंद हो। हम ये व्यवस्था कर रहे हैं। एक विद्यालय फनवैली है, वहां पे 6 टीचर है, 6 के 6 की ड्यूटी लग गई, विद्यालय बंद हो। माझीघाट एक विद्यालय फर्स्ट पीएमसीडी विद्यालय, जहां पर राइजिंग स्कूल ऑफ प्राइम मिनिस्टर जी का एक सपना है वो कि उस विद्यालय को इतना पहुंचाना है, वहां 4 टीचर हैं, 4 की ड्यूटी और बच्चे जो है 100 से प्लस है, तो उन बच्चों का भविष्य क्या होगा? चारधाम यात्रा को देखते हुए प्रदेश में गैस आपूर्ति को लेकर सरकार पहले ही सतर्क नजर आ रही है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अपर आयुक्त पीएस पांगते ने कहा कि संभावित बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए उच्च स्तर पर लगातार समीक्षा की गई है। ऐसे में ऑयल कंपनी और अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ कई दौरे की बैठकें हुई हैं। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा के दौरान किसी तरह की कमी न हो, इसके लिए केंद्र सरकार को अतिरिक्त आवंटन के लिए प्रस्ताव भेजा गया है, जिसमें पिछले सालों के अनुभव के आधार पर घरेलू और कॉमर्शियल गैस की आपूर्ति को बनाए रखने की मांग की गई। पांगते ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि यात्रा सीजन में श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को किसी भी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े। बैकअप सॉल्यूशन के लिए इसमें जो है मुख्य सचिव महोदय के स्तर पे और उच्च स्तर पे भी काफ़ी इसमें विचार विमर्श हुआ है। चीफ सेक्रेटरी सर ने भी ऑल डीएम्स के साथ में भी और डिपार्टमेंटल और ऑयल कंपनीज के साथ में काफ़ी इसमें मीटिंग करने के बाद में और इसमें सेक्रेटरी टूरिज्म से भी एक रिपोर्ट लेने के बाद में एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए डिमांड भेज दी है, जिसमें ये किया गया है कि जो चारधाम में हमने देखा कि जो हमको 2024-25 में हमको रेगुलर सालों में इन महीनों में हमको जो आवंटन मिलता है, चाहे वो कमर्शियल सिलेंडर का हो चाहे डोमेस्टिक सिलेंडर का, उसको ही कम से कम मेंटेन करने के लिए हमने एक अनुरोध चीफ सेक्रेटरी सर ने किया हुआ है MOPNG के लिए, और उसमें 5% की बढ़ोतरी का भी उसमें अनुरोध किया गया है, क्योंकि इस बार भी हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि चारधाम यात्रा निश्चित तौर से इसमें करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, तीर्थयात्री आते हैं, तो इन लोगों की सुविधा उनको कोई परेशानी न हो, इसके लिए डिमांड भारत सरकार को भेजी। दिनेशपुर के श्रीरामपुर गांव में एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां न केवल सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई बल्कि गांव के विकास को लेकर एक विस्तृत खाका भी तैयार किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य केंद्र बिंदु सरकार की ओर से चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं रही। मौके पर मौजूद विशेषज्ञों और प्रतिनिधियों ने ग्रामीणों को बताया कि कैसे वे सरकारी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं और इन योजना को कागजों से निकालकर धरातल पर कैसे उतारा जाए। इस पर गहन मंथन हुआ। ग्रामीणों ने स्पष्ट किया कि गाँव
के विकास के लिए सड़क, बिजली और स्वच्छ पानी की उपलब्धता सबसे अनिवार्य है। क्षेत्र की जर्जर सड़कों और बिजली की अघोषित कटौती को लेकर ग्रामीणों ने अपनी नाराजगी जाहिर की और जल्द से जल्द इन समस्याओं के निराकरण की मांग की है। जिसको लेकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने अपना बलिदान। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में और प्रदेश में भाजपा की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के मुखिया माननीय पुष्कर सिंह धामी जी दिन रात विकास की चिंता करते हैं और उनकी जो सोच है, जो भी योजनाएं चाहे केंद्र सरकार की हों चाहे राज्य सरकार की हों, वह अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए और उन योजनाओं का लाभ उन्हें सबको मिलना चाहिए। अब उसी क्रम में एक ब्लॉक कड़ी होता है जो उन योजनाओं का लाभ आम जनमानस तक पहुंचाने का काम करता है। 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। उससे पहले जनसंघ के रूप में हमारे पुराने कार्यकर्ता कार्य करते थे। स्थापना दिवस को मनाने को लेकर भी चर्चा हुई और किस प्रकार विकास कार्यों को यहाँ गति दी जाए। हमारी केंद्र की मोदी सरकार, प्रदेश की धामी सरकार जो विभिन्न योजनाएं लागू कर रही है, उसको किस प्रकार धरातल पर उतारा जाए, उसको लेकर चर्चा हुई है। और यहाँ ग्रामवासियों ने जो विकास कार्यों की मांग रखी है, जो विषय रखा है, उसको भी 100% माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के आशीर्वाद से, हमारे सांसद अजय भट्ट जी के आशीर्वाद से उन मांगों को भी पूरा किया जाएगा। द्वाराहाट तहसील परिसर में ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने सांकेतिक धरना देकर अपना आक्रोश व्यक्त किया। बता दें कि जल विभाग और लोक निर्माण विभाग समेत अन्य विभागों के अधिकारियों और उप जिलाधिकारी द्वाराहाट ने लिखित समझौता कर धनियारी के ग्रामीणों का आंदोलन को समाप्त कराया था, मगर आज दिन तक समस्या का समाधान नहीं हुआ। धरने के दौरान ग्रामीणों ने कहा कि अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो आगामी विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। हमारी बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं। हम रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, हर गांव से जाके उनकी समस्याओं को लेके आते हैं, पर आज मैं ये पूछती हूँ कि आज उसमें से एक भी समस्या का समाधान हमारा इन लोगों द्वारा नहीं किया जाता है। ठीक है, मैं गई डीएम साहब के पास, खुद चल के गई कि साहब ये हमारी परेशानियां हैं और इनका निवारण करिए। अगर ये हमारी समस्याओं का निवारण नहीं करते हैं, वो स्वास्थ्य से जुड़ी हो, शिक्षा से जुड़ी हो, या फिर हमारे केंद्रीय विद्यालय का मामला हो, या फिर ये जंगली जानवरों के आतंक से जो भी लोग जूझ रहे हैं उनके मुआवजे से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं, अगर ये हमारी समस्याओं का समाधान नहीं करते हैं, ये प्रशासन अगर शासन के अधीन रह के काम करता है, तो मैं भी इन लोगों को आज एक खुली चेतावनी दे देना चाहती हूँ कि हम भी 2027 विधानसभा इलेक्शन का बहिष्कार करें। चंपावत में अपनी लंबित मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मानदेय में बढ़ोतरी और राज्य कर्मचारी का दर्जा देने जैसी मांगों को लेकर जिले के ब्लॉक मुख्यालय पर कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए हैं। उन्होंने साफ कहा कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो यह आंदोलन अनिश्चितकाल के लिए जारी रहेगा। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। 9,000 से हमारा डायरेक्ट 24,000 किया जाए, ये हमारी मुख्य मांगे हैं। और जैसे ये आंगनवाड़ी की प्रमोशन की लिस्ट आई थी, हमारी चंपावत का कहीं से नामो निशान नहीं है, क्योंकि हमारी बहनें भी उसकी पात्र थी और हमारी बहनों का नाम ही नहीं आया है। और जो हमारी सेवानिवृत्ति है उसमें 10 लाख रुपए हमको रिटायरमेंट में दी जाए, क्योंकि 60 साल तक हम यहाँ कार्य कर रहे हैं। जब हमारी बुढ़ापा आता है तो हम घर क्या लेके जाएँ, क्या दिखाएंगे घर वालों को कि 60 साल तक हमने कार्य किया और हम अब खाली हाथ घर आए हैं। और मुख्य मांग तो यही है कि हमारी ये 24,000 मानदेय किया जाए। और एक मुख्य कारण आजकल हमारा ये आया कि सैनिटरी नैपकिन जो कि सरकार द्वारा हमको भिड़ाए जा रहे हैं और हमारे अधिकारियों के ऊपर भी उसका दबाव डाला जा रहा है कि उनकी धनराशि इकट्ठा करो। हम कहाँ से दें उसकी धनराशि? भगवान बद्री विशाल के अभिषेक के लिए नरेंद्रनगर स्थित राजमहल में टिहरी की सांसद महारानी राज्य लक्ष्मी शाह की अगुवाई में नगर की सुहागिन महिलाओं की ओर से व्रत रखते हुए पीले वस्त्र धारण कर मूसल, ओखली और सिलबट्टे से तिल का तेल पिरोया गया। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। इस मौके पर महारानी राज्य लक्ष्मी शाह ने कहा कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक भगवान बद्रीनाथ के दर्शन करने देश के कोने कोने श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने के लिए अवश्य पहुँचते हैं।
परंपरा इतने सालों से हो रहा है और बिल्कुल कंटिन्यू होना चाहिए। जैसे हो रहा है वैसे ही ट्रेडिशनली होना चाहिए। जैसे मेरी नानी ने मुझे सिखाया है वैसे ही होगा। सारे महिला लोग आते हैं, उनसे बातचीत करते हुए बिल्कुल अच्छे से निकल रहा है तेल और वैसे ही निकलेगा आने वाला। अभी मैं 11 क्लास में गई हूँ। अभी मेरी 10th के बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं तो मैंने स्कूल से छुट्टी ली है। ये मेरा तीसरा साल है तो मैं धीरे धीरे करके सीख रही हूँ। सारे महिला मुझे सिखाते हैं और बड़ा अच्छा लगता है। और जी बिल्कुल ट्रिकी टेक्निक है लेकिन सीखना तो पड़ता ही है। बेसिकली मैं तो ये कहना चाहिए जो परंपरा सालों से चल रहा है, भगवान बद्रीनाथ के आशीर्वाद से हमेशा चले, आगे पीढ़ी तक भी चले, पीढ़ियों तक भी चले। और विशेष करके जो ये पट खोल रहा है सभी के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि बद्रीनाथ का आशीर्वाद मिले। और जो दुनिया में चल रहा है आज, जो हो रहा है हर एक जगह, हर एक दुनिया में जिस स्थिति है उसको भगवान बचाए, सभी का आपको आशीर्वाद दे। और क्योंकि ये ऐसा परंपरा है काफ़ी लोग समझते नहीं। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम यात्रा को लेकर तैयारियां तेजी से जा रही हैं। आज जिलाधिकारी विशाल मिश्रा के निर्देशों पर जिला प्रशासन की ओर से पार्किंग और यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा रहा है ताकि यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को जाम जैसी समस्याओं का सामना न करना पड़े। हर साल बढ़ती श्रद्धालुओं की संख्या को ध्यान में रखते हुए इस बार प्रशासन ने वाहनों की सुचारू आवाजाही के लिए विस्तृत और व्यवस्थित रोड मैप तैयार किया है। यात्रा मार्ग पर यातायात को नियंत्रित और सुचारू बनाए रखने के लिए कुल 15 पार्किंग स्थलों की व्यवस्था की गई है जहां श्रद्धालुओं के वाहनों को व्यवस्थित रूप से खड़ा किया जाएगा। हमारे जनपद में जो चारधाम यात्रा मार्ग है, स्पेशली केदारनाथ यात्रा मार्ग है, उस पर पार्किंग की बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं यात्रा के दौरान। तो उसमें जो हमारी मुख्य बड़ी पार्किंग है वो लगभग 6 हैं और सारी पार्किंगों को अगर मिला दें तो हमारी 15 पार्किंग है जिनका संचालन विभिन्न नगर इकाइयों और पर्यटन विभाग और प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। जो हमारी बड़ी पार्किंग है वह है गुलाब राय, दूसरी है अगस्त मुनि, तीसरी हमारी सीतापुर पार्किंग है, चौथी हमारी सोनप्रयाग की पार्किंग। उत्तराखंड में अगले यानी 2027 में विधानसभा का चुनाव है और चुनाव की तैयारियां भी जोरों पर है। देश की दोनों बड़ी पार्टियों के अलावा क्षेत्रीय दल की अपनी तैयारी है और इन सब के बीच कांग्रेस की गुटबाजी सतह पर है। स्थिति यह है कि नेताओं के बीच एक दूसरे के प्रति तीखी बयानबाजी हो रही है, इस पर बीजेपी नेताओं ने तंज कसा है। मौजूदा वक्त में उत्तराखंड कांग्रेस की जो स्थिति है उससे यह साफ होता है कि प्रदेश की सियासत में जमीनी स्तर पर कांग्रेस का आधार कमजोर हो रहा है। पार्टी में दिग्गज नेताओं के बीच फेस के लिए संग्राम छिड़ चुका है। हर नेता की कोशिश है कि पार्टी का चेहरा बने। इसके लिए एक दूसरे की घेराबंदी के लिए फील्डिंग सजाने पर ज्यादा फोकस है। प्रदेश की राजनीति में 2017 और उसके बाद विधानसभा और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को लगातार करारी हार का सामना करना पड़ा। 2027 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस सत्ता में वापसी का दावा कर रही है, लेकिन पार्टी में चुनाव वर्ष की शुरुआत से ही जिस तरह की गुटबाजी व नेताओं के बीच एक दूसरे के प्रति तीखी बयानबाजी हो रही है, उससे सत्ता में वापस आने के दावे हकीकत में बदलने आसान नहीं है। सत्ताधारी बीजेपी नेता तंज कसते हुए नजर भी आ रहे हैं। कांग्रेस में पहले भी बहुत ज़्यादा खींचतान थी, लेकिन आज जब से हम देख रहे हैं कि गणेश कोडियाल जी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, तब से लेकर के निरंतर कांग्रेस में गुटबाजी बढ़ चुकी है। अभी कांग्रेस में केवल 6 लोगों को शामिल कराया, जबकि भारतीय जनता पार्टी में हम हजारों लोगों को यहाँ पर शामिल करा चुके हैं। केवल 6 लोगों को शामिल कराने के बावजूद कांग्रेस में जो उनका मतभेद था, उनका जो वैचारिक भिन्नता थी, वो स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रही है। आज हरीश रावत जी इस कांग्रेस में ही नहीं, इस उत्तराखंड के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन निरंतर रूप से हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से वो उपवास में हैं, किस प्रकार से वो राजनीति से संन्यास लेने की बात कर रहे हैं। कई एक नेता उनको मनाने के लिए उनके घर पर जा रहे हैं, अनुनय कर रहे हैं, विनय कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस स्पष्ट रूप से उसमें गुटबाजी है और वो जनता के सरोकारों से कांग्रेस को कोई मतलब नहीं है। आपस में वर्चस्व की लड़ाई है, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कोई अवसर वो छोड़ते नहीं है। जहां पर 2027 हरीश रावत जी को स्पष्ट लग रहा है कि कांग्रेस सरकार में नहीं आ सकती है, वहीं हरीश रावत जी ने इस बीच कांग्रेस से दूरी बनाए हुए हैं। इसी कारण से कांग्रेस के नेता उनके घर में उनको मनाने के लिए जा रहे हैं। पार्टी हाईकमान ने प्रदेश अध्यक्ष गणेश कोडियाल, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य,
चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष प्रीतम सिंह और चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर हरक सिंह रावत, CWC सदस्य करण महरा को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। हरीश रावत भी इन 5 नेताओं को पंचमुखी बता चुके हैं। बावजूद नेताओं के बीच आपसी मतभेद चरम पर है। इसकी एक वजह ये भी है कि भाजपा या फिर वामपंथी दलों की तरह कांग्रेस कैडर आधारित पार्टी नहीं है, जिस कारण अनुशासनहीनता धरातल पर साफ दिखाई देती है। कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं। भाजपा पहले अपने अंदर देखे कि उनके अंदर कितने अंतर खिले हैं और सब दिख भी रहा है। हमारे यहाँ लोकतांत्रिक तरीके से लोग अपनी बात कहते हैं और हम लोग सब लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि ये चुनाव 2027 का लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है और सब लोग हम लोग एक हैं और पब्लिक भी समझ रही है। पूरे शहर में इनकी कथनी और करनी में हमेशा से जमीन आसमान का फर्क रहा है। ये कह रहे हैं शहर में गैस की किल्लत नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि गैस के लिए कैसे मतलब माहौल बन रखा है पूरे देहरादून महानगर की बात करूँ तो मैं, ठीक है। देहरादून महानगर में दिन ब दिन मामले बढ़ते जा रहे हैं, कानून व्यवस्था बिल्कुल ठप है, महंगाई चरम सीमा पे है, रोजगार है नहीं, युवा पलायन कर रहा है। तो इन तमाम बिंदुओं को लेकर हम लोग 2027 के चुनाव में जाएंगे और मुझे पूरा विश्वास भी है। और जिस तरह से लोग कांग्रेस में आने के लिए होड़ मचा रखे हैं जो आप देख रहे हैं, तो ये स्पष्ट एक मैसेज है कि कांग्रेस 2027 में पूर्ण बहुमत से आ रही है और जनता भी चाह रही है और सब लोग चाह रहे हैं और मुझे लगता है इसमें कोई फिनबट है ही नहीं। कांग्रेस नेताओं में लगातार हो रही बयानबाजी के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मतभेद खत्म करने की बात कर रहे थे, लेकिन राजनीति के जानकार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि कांग्रेस को इस समय आपसी लड़ाई से ज्यादा धरातल पर काम करने की जरूरत है। 2027 का चुनाव किस चेहरे पर लड़ा जाएगा, ये तो हाईकमान डिसाइड करेगा, लेकिन इससे पहले पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बीच फेस की लड़ाई दिखाई देने लगी है। उत्तराखंड में 2027 में विधानसभा के चुनाव होंगे, लेकिन उससे पहले कांग्रेस पार्टी में खींचातानी होती हुई नजर आने लगी है और जानकार ये भी बता रहे हैं कि ये लड़ाई जो है वो चेहरे को लेकर के लड़ाई है, यानी कि आज कांग्रेस के नेता ये चाहते हैं कि उनका चेहरे पर ही इलेक्शन लड़ा जाए। हालांकि लंबी प्रक्रिया है, लेकिन लगातार ये भी देखा जा रहा है कि आपस में खींचातानी होती हुई नजर आ रही है। अनुशासनहीनता की कमी कुछ लोग मान रहे हैं, लेकिन अब उस पर बीजेपी ने भी तंज कस दिया है कि बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि जो नेता आपस की लड़ाइयां में ही उलझे हुए हैं वो 2027 के चुनाव की तैयारियां क्या करेंगे। एक और जहां पर कांग्रेस कई मुद्दे उठा रही है, बीजेपी सरकार को घेरने का काम कर रही है, तो वहीं कांग्रेस अपनी अंदरूनी लड़ाई में उलझती हुई भी नजर आ रही है और ऐसे में जो कांग्रेस का जो मैसेज है वो पब्लिक के बीच अब गलत फैलना शुरू हो गया है। हालांकि नेताओं को मनाने की प्रक्रिया जारी है। एक तरफ कांग्रेस भी ज्वाइनिंग करा रही है बड़े नेताओं को, तो दूसरी तरफ बीजेपी की ज्वाइनिंग भी, सदस्यता अभियान भी लगातार जारी है। अब खैर देखने वाली बात होगी कि 2027 में किस तरह के समीकरण बनते हैं और किस तरह की नीतियों पर चुनाव लड़ते हैं। क्या नेता एक साथ होकर के चुनाव लड़ेंगे या फिर चेहरों की होड़ पर ही यह लड़ाई सिमट करके रह जाएगी। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।